एक कौन सा लेक्चर है? 7। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? ओके, आपको कुछ एस्टर का असाइनमेंट दिए थे नहीं, सॉल्व करने के लिए। आप बात मत कीजिए स्टूडेंट। तो एक्चुअल में हम लोग अभी तक देख रहे थे हाउ कैन वी फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट। अब हम लोग स्ट्रक्चरल के अंदर 1 बाय 1 चेन क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, उसको स्टडी कर लेते हैं। करेक्ट। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल का कितना कैटेगरी था? और आपको बताया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल? वन स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? कनेक्टिविटी। करेक्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट अगर वन कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से अगर विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी डिफर करेगा तो आपस में उसका रिलेशन क्या रहेगा? स्ट्रक्चरल का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेन आइसोमरिज्म। पॉइंट बनाइएगा। द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर differ in a structure of chain of carbon atom. The two structural isomer differ in a structure of chain of carbon atom is called chain isomer. Is called chain isomer. ये चेन आइसोमरिज्म का पहला पॉइंट, ठीक है। एक और पॉइंट बना लीजिए इसमें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी चेन आइसोमर। ओनली दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी चेन आइसोमर if they have different number of carbon atom, if they have different number of carbon atom in parent chain. Different number of carbon atom in parent chain. एक मिनट स्टूडेंट। तो एक्चुअल में समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, हम लोग एक सिचुएशन पढ़े हैं नॉमेनक्लेचर में, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट, याद है आप लोग को? इसका मतलब है पेरेंट के अंदर भी एक पेरेंट, राइट। तो ये जो पेरेंट चेन है या तो मेन पेरेंट चेन में कार्बन डिफरेंट रहेगा, और नहीं तो समटाइम्स ऐसा रहा है कि जो मेरा मेन चेन है उसमें कार्बन एटम सेम हो, बट जो साइड का चेन है उसमें शायद उसमें डिफरेंट हो, तब भी उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? चेन आइसोमर। तो यहाँ जो चेन है वो एक्चुअली किस पॉइंट से रिलेटेड है? पेरेंट चेन। बट पेरेंट चेन में एक मेन पेरेंट चेन भी हो सकता है और उसके अंदर का जो सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट का भी चेन हो सकता, पेरेंट चेन हो सकता है। करेक्ट ना? तो उस पर एग्जाम्पल लिया जाएगा। करेक्ट है। तो ये था किसका डिफिनेशन। अब इसके साथ एक और डिफिनेशन लिखिए। अब लिखिए पोजिशनल आइसोमर। If one isomer differ from other, if one isomer differ from, hello everyone, online student,
सब लोग सुन पा रहे हैं? इफ वन आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ an atom or group will be a positional isomer. ये पहला पॉइंट हो गया पोजिशनल का। एक और पॉइंट लिखिए, will be a positional isomer। सेकेंड पॉइंट लिखिए, it is very important to note that two positional isomer will have same number of carbon atom in parent chain. Two positional isomer will have same number of carbon atom in parent chain, but differ in position of atom or group in that parent chain. तो चेन आइसोमर का पीछे से डिफरेंशियल लिखिए, बिना डिफरेंशियल का भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। तो दो फिर से डिफरेंशियल पढ़िए तो दोनों का, इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। मैं आइसोमेरिज्म का भाई स्ट्रक्चर के अंदर अब आ गया है, राइट। इसमें हाउ में, इसका नाम क्या है? हेक्सेन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? 6। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? इसमें 5। इसमें कितना पैरेंट चेन में है? तो अगर वन स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा दो स्ट्रक्चरल आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? चेन आइसोमर। क्या नाम दिया गया है? इसका मतलब ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? बोलिए, चेन आइसोमर का क्या रिलेशन रहेगा? ए का सी के साथ क्या रिलेशन है? इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन? 6। इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन? फर्स्ट 5 ना। तो ए का सी के साथ भी चेन का, ए का डी के साथ क्या रिलेशन है? चेन। ए का ई के साथ क्या रिलेशन है? चेन का। इसका मतलब ए का बी सी डी और ई के साथ रिलेशन है चेन आइसोमर का। करेक्ट है ना? यहां तक समझ में आ गया? पैरेंट चेन में कार्बन एटम ही तो देखना था भाई। बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है? वेरी गुड। लेकिन पोजिशनल का एक कंडीशन था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन शुड बी इक्वल, राइट। इसमें इसका नाम क्या है? पढ़िए, 2 मिथाइल पेंटेन। करेक्ट, पेंटेन। इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल। लेकिन लास्ट में बोलिए तो क्या नाम है? पेंटेन। तो इसमें भी पेंटेन, इसमें भी पेंटेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन इक्वल हो गया। डिफर किसे किया? किसका पोजीशन से? मिथाइल। तो ऐसा कोई दो स्ट्रक्चर आइसोमर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन इक्वल है, राइट। करेक्ट है ना? और उसके बाद सिर्फ किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम के पोजीशन से डिफर कर रहा है उस पैरेंट चेन में, तो
तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, चेन बोलेंगे या पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे, पोजिशनल। ऐसे पांचों का पांचों तो एक दूसरे का स्ट्रक्चरल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बट स्ट्रक्चरल में भी अब कौन सा है वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट है ना। तो बी और सी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, पोजिशनल आइसोमर का, करेक्ट है एवरीवन। चलिए बी का डी के साथ क्या रिलेशन रहेगा, नाम पढ़िएगा तो समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले नाम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बी का नाम क्या, 2 मिथाइल पेंटेन, नॉमेनक्लेचर इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, राइट। 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड, 4, यहाँ पे कितना है 5, करेक्ट। तो एक दूसरे का क्या रहेगा, चेन, करेक्ट है ना। और बी का ई के साथ क्या रिलेशन रहेगा, चेन रहेगा, करेक्ट है। और सी का डी के साथ क्या रहेगा, सी का डी के साथ बोले चेन, और सी का ई के साथ, मतलब इस ग्रुप का इसके साथ भी क्या रहेगा, चेन का रिलेशन रहेगा, करेक्ट है। बट डी का ई के साथ क्या रिलेशन रहेगा, नाम लिखिएगा तो पता चलेगा, नॉमेनक्लेचर बहुत कमाल का चीज है, राइट। इसका नाम क्या है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम क्या है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ब्यूटेन दोनों में हो गया, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन तो इक्वल हो गया, करेक्ट है ना। डिफर किससे हो रहा है, मिथाइल के पोजीशन से, दैट्स व्हाई आपस में क्या हो गया, पोजिशनल। समझ, यहां तक सब कुछ क्लियर है, लिख लीजिए, सही है ना। यहां देखेंगे सबसे पहले नाम पढ़िए, नाम पढ़िए मतलब नाम सोचना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर गलत, 1 ब्यूटीन, इसी का तो गेम था। क्या कितना ब्यूटीन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, जब नाम अब बोलूंगा तो एकदम आई से नहीं बोलिएगा, वहां से पता चलेगा। 1 ब्यूटीन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड इक्वल टू 4, इसका नाम 2 ब्यूटीन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, 4। ए भी अल्किन, बोथ आर अल्किन, तो दोनों अल्किन ही है, तो क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बोथ आर अल्किन, राइट। थोड़ा रिस्पॉन्स तो हाँ ना करना पड़ेगा। तो बट इसमें किससे डिफर कर रहा है सर, पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन से, दैट्स व्हाई ये दोनों आपस में क्या है, देखिए बोथ आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चरल चेक करने का ब्रह्मास्त्र है IUPAC नेम, जिनका नॉमेनक्लेचर पे होल्ड नहीं है या जो लेट से ज्वाइन किए हैं वो नॉमेनक्लेचर एक बार पढ़ने के बाद दोबारा मेरा आइसोमेम का कॉपी देख लीजिएगा, तो पूरा ब्रशअप हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या, 1 ब्यूटानॉल, इसका नाम क्या 2 ब्यूटानॉल। अल्कानॉल, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, यहाँ पे कितना, बट डिफर किससे कर रहा है, पोजीशन ऑफ OH, पोजीशन ऑफ, और इसको फंक्शनल भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ए भी अल्कोहल, ए भी अल्कोहल है, करेक्ट है ना। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। देखिए समटाइम्स ऐसा भी तो रिलेशन रहता है कि इधर से सपोज कीजिए कि मतलब हम लोग के यहाँ इस तरीके से कल्चर है कि एक तरफ से मामा जी लग रहे हैं, एक तरफ से अंकल लग रहे हैं, ऐसा कभी कभी मिक्स हो जाता है, राइट। तो वैसा भी हो सकता है भाई कि दो के बीच में 2 आइसोमर का रिलेशन हो, उससे घबराना नहीं है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल लूँगा कि पोजिशनल भी रहेगा और कुछ और भी रहेगा। अगर दोनों डिफरेंशन को सेटिस्फाई कर रहा था दोनों रिलेशन रहेगा, अगर दोनों डिफरेंशन को सेटिस्फाई करेगा तो सर कौन सा बोले, आप दोनों बोलिए, राइट।
बट यहाँ पे तो इसका फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, अल्कोहल है, ये भी क्या है, अल्कोहल, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है क्या, नहीं है, तो दोनों आपस में क्या रहेगा, पोजिशनल आइसोमर। ये दोनों भी आपस में क्या रहेगा, लेकिन नाम पढ़िए सबसे पहले, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा नोमेनक्लेचर का। इसका नाम क्या है, अल्का, एमाइंस का नोमेनक्लेचर में बेस नेम क्या था, अल्केनामाइन, 1 ब्यूटेनामाइन, क्या है, ये कितना डिग्री एमाइन, 1 डिग्री। इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटानामाइन, क्या है, अल्केनामाइन ब्यूटेनामाइन, राइट। तो इसके पैरेंट में कितना कार्बन, इसके भी पैरेंट में कितना कार्बन, बट डिफर किससे कर रहा है, पोजीशन ऑफ NH2, पोजीशन ऑफ NH2 इन द पैरेंट चेन, राइट। तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, पोजिशनल आइसोमर। ए और बी आपस में क्या है, यहां देखिएगा, आपको साइक्लोअल्केन का भी तो नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया है। इसमें पैरेंट चेन कौन होगा, सर ये होगा मेन पैरेंट चेन, ये है मेरा मेन पैरेंट चेन, करेक्ट ना। इसमें भी मेन पैरेंट चेन, हाँ ना, कुछ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है भाई आप लोग के साथ, ये तो डिसाइड कर पा रहा है ना, दिस इज द मेन पैरेंट चेन, दिस इज द मेन पैरेंट चेन, करेक्ट। क्या आपका मेन पैरेंट चेन में कार्बन डिफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट यहां देखिए तो इसका नाम बताइए, बोले प्रोपाइल, क्या रहेगा, इसका नाम आइसोप्रोपाइल, लेकिन बोलिएगा आइसोप्रोपाइल नहीं चलेगा, आइसोप्रोपाइल, राइट। तो आपको लगता है दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। और अल्काइल का नोमेनक्लेचर कैसे करते थे, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन रिमूव्ड एंड फाइंड लॉन्गेस्ट एंड, यही लाइन लिखवाया होगा नोमेनक्लेचर के टाइम पे, राइट। इसका मतलब इसका जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2, तो इसके पैरेंट चेन में, साइड वाला चेन के पैरेंट चेन में, साइड वाला चेन के पैरेंट चेन जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट था उसमें इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 2, क्योंकि इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल, इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपाइल। तो यहाँ पे मेन चेन में तो डिफर नहीं किया, बट साइड चेन में डिफर कर गया। तो समटाइम्स मेन चेन में डिफर नहीं करेगा, साइड चेन में भी अगर डिफर कर गया तो उसको भी हम लोग चेन आइसोमर में काउंट कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे बोला था कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो आपका मेन जो पैरेंट चेन है उसमें डिफर नहीं करेगा, बट सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड अगर बन गया तो उसके चेन में अगर डिफर करा, या सब्स्टिट्यूएंट के चेन में डिफर कर गया तो उसको भी हम लोग कहाँ पे अकाउंट में लेंगे, चेन। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, चेन आइसोमर। तो कोई पूछेगा कि चेन आइसोमर होने का वजह क्या रहा, तो बोलना है साइड चेन के पैरेंट चेन में डिफर कर रहा था। इसके साइड चेन के पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 3, इसमें कितना कार्बन है, 2 है, करेक्ट है ना। अब लिखिए रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, एज द नेम, फर्स्ट वन बनाइएगा, एज द नेम in case of ring chain isomerism, as the name, in case of ring chain isomerism, one isomer has open chain structure, one isomer has open chain structure and other isomer
हैज रिंग स्ट्रक्चर एंड अदर आइसोमर हैज ए रिंग स्ट्रक्चर। ये पहला पॉइंट हुआ, करेक्ट है ना? मतलब जैसा नाम था वैसा डिफिनेशन लिख दिए। अब सेकेंड पॉइंट है रिंग चेन आइसोमिज्म का डिफिनेशन का एक्सटेंशन। समटाइम्स, यहाँ एक मिनट रुकिए, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि दो आइसोमर है और दोनों में रिंग स्ट्रक्चर है, बट साइज ऑफ रिंग डिफरेंट है। साइज ऑफ रिंग किसी में हो सकता है 6 मेंबर हो, किसी में 5 मेंबर हो, तो उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रख लेंगे? रिंग चेन। एक लाइन इसमें मिलाइए। नोट दैट in case of ring chain isomer, if size of ring are different, then they are also called as ring chain isomer. यहाँ देखिए, ये मैं डेमो क्लास में फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में। मैं हाइड्रोकार्बन के लिए बोला था कि वैसा कोई भी दो हाइड्रोकार्बन, करेक्ट, जिसका अनसैचुरेशन फैक्टर सेम है, तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला डैम श्योर सेम होगा, करेक्ट है ना? क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? सी, सबका गॉड फादर था CnH2n+2 माइनस नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट, एंड 1 UF रिप्रेजेंट व्हाट? डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, करेक्ट है ना? और UF के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? ये तो पुराना कहानी हो गया, फिर भी एक बार बोल देते हैं, पाई बॉन्ड और नहीं तो रिंग। हाउ मच UF? 1। अरे इसका कितना UF? करेक्ट। यहां देखिएगा, इसका ऐसा फार्मूला है क्या? C3H6। इसका क्या फार्मूला है? ये तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना भाई, ये तो आइसोमिज्म का पहला लाइन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट कंपाउंड। तो एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है? रिंग स्ट्रक्चर, और दोनों का फार्मूला सेम है, तो दोनों को क्या बोलेंगे आपस में? रिंग। देखिए, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ रिंग चेन, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ रिंग चेन। चलिए, A, B, C एंड E, ये चारों आपस में एक दूसरे का क्या कहलाएगा? ये रिंग चेन आइसोमिज्म का एक्सटेंशन था डिफिनेशन का, कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी भी दो आइसोमर में दोनों में रिंग स्ट्रक्चर हो, बट साइज ऑफ रिंग क्या हो? डिफरेंट, तो उसको भी हम लोग किसमें अकाउंट में लेंगे? रिंग चेन। तो इसमें कितना है रिंग में? 6। इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? 3। तो इन चारों को क्या बोल देंगे आपस में? रिंग चेन। लिख लेगा, ऑल दिस फोर आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसमें कोई भी एक दूसरे का क्या है? रिंग चेन है। ऑल दिस 4 आर द एग्जाम्पल ऑफ रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए, बट भाई C और D में क्या रिलेशन है?
व्हाट द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी? वेरी गुड। सी में नंबर, सी में कितना कार्बन का रिंग है? 4। और डी में भी कितने कार्बन का है? 4 है। करेक्ट। तो इसको क्या बोलिएगा? बोले मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोगों को बताना है। किसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफर है? भाई यहाँ तो ग्रुप ही चेंज हो गया, राइट? सिर्फ मिथाइल रहता, यहाँ भी 2 मिथाइल, यहाँ भी 2 मिथाइल, तब बोलते ना कि हाँ मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल है। करेक्ट है ना? भाई इसका साइड चेन में कार्बन चेंज हो गया है। इसके साइड चेन में क्या है? इसके साइड चेन में कितना कार्बन है? पैरेंट चेन में 2, इसमें कितना है? 1 है। करेक्ट है? तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर। समझ रहे हैं? पोजिशनल तब बोलेंगे जब सेम ग्रुप का पोजीशन, सेम ग्रुप का, क्या यहाँ पे जो 2, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे क्या है? इथाइल, तो इसका साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन डिफरेंट हो गया है। करेक्ट? ये इथाइल है और ये क्या है? मिथाइल है। करेक्ट है ना? तो इसको किस में बेटर रहेगा अकाउंट करना? पोजिशनल में या चेन में? चेन। रिंग चेन नहीं बोलेंगे क्योंकि रिंग का साइज डिफरेंट नहीं हुआ, तो इसको सिंपली क्या बोल दीजिए? चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। अब लिखिए, functional isomerism. If two structural isomer differ in functional group, then they are called functional isomer. यहाँ देखेंगे सब लोग, दोनों आपस में क्या है? भाई ए है अल्कोहल, अरे क्या है? ईथर। तो अल्कोहल और ईथर सेम फंक्शनल ग्रुप हुआ है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? लिख ले, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये तीनों आपस में क्या है? तो 100% गारंटी है कि जब मैं एमाइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा होगा तो वहाँ पर मैं एकदम बिल्कुल नोट करके लिखवाया होगा कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। दैट्स वाई ये कितना डिग्री अमाइन? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? तो ऑल दीज आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ऑल दीज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। जल्दी से बोलिए, दोनों आपस में क्या है? क्या है? एक है एसिड, दूसरा है एस्टर। एक है एसिड, दूसरा क्या है? ये आपस में क्या कहलाएगा? ये आपस में आइसोमर है ही नहीं, फार्मूला ही सेम नहीं है। फार्मूला सेम है, मैं जानबूझ के लिया था कि आप लोग जल्दीबाजी में कहीं मिस्टेक तो करके नहीं आ जाए। पहला लाइन ही, फर्स्ट लाइन बोलिए मेरे साथ अब। तो सर ये तो गलत बात है, जानबूझ के मिस्टेक करवा दिया गया, राइट? लेकिन पहला लाइन ही तो मेन है
इंट्रोडक्शन दिए और उसी को भूल गए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड, क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसलिए आपस में कुछ नहीं है, ये आपस में आइसोमेरिज्म के रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। क्या बोल के मेंशन कर दीजिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ये भी आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम में एक इनासिया रहता है ना, उसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है। इसलिए सिर्फ आपको गलती करवाया गया है जानबूझकर, ताकि आप अलर्ट रहें। क्यों नहीं होगा आइसोमर? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। अब बता सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों आपस में क्या है? ए है एसिड, ए है एस्टर, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। करेक्ट? तो आपस में क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। ये भी आपस में क्या रहेगा? फंक्शनल। मॉलिक्यूलर फार्मूला डैम से सेम रहेगा, राइट? बट ये क्या है? अल्केन नाइट्राइल। ये क्या है? अल्केन आइसोनाइट्राइल। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। बोलिए, ए का बी के साथ क्या रिलेशन? तो सर ए तो है प्योर अल्किन, डाइन, दो इन। बी क्या है? अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन को हम क्या बोलेंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट? डिफरेंट, राइट? तो ए का बी के साथ रिलेशन क्या है? बोलिए, फंक्शनल का, राइट? आप लोग का वैक्सीनेशन तो स्टार्ट हो गया है ना? ले लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ डर, अच्छा ओके ले लिए हैं। वैक्सीनेशन एक दिन रहता है, मतलब अब उसमें भी फर्स्ट डोज के टाइम पे रहता है। मुझे हुआ था वो प्रॉपर, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी एक वगैरह, लेकिन एक अपना इम्यूनिटी सिस्टम है। बट अगर वो पेन हो रहा है और कुछ दर्द हो रहा है, मतलब वो सही है, बॉडी मतलब एक्सेप्ट कर रहा है जो भी हो रहा है, सिम्टम दिख रहा है, तो ख़राब बात नहीं होता है। वो मत सोचिए कोई साइड इफ़ेक्ट है। उपाय क्या है? जितना जल्दी हो जाए उतना ही ज़्यादा आप टेंशन फ्री हो जाएंगे ना। चलिए, और सबसे बढ़िया तो प्लानिंग ये हो गया है, स्कूल में ही हो गया है, राइट? स्कूल में नहीं रहता तो बहुत टाइम लगता, कल जाएंगे परसों जाएंगे। अभी तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, जो शेड्यूल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो इसी बात पे ए का बी के साथ रिलेशन क्या है? फंक्शनल का। ए का, हाँ बोलिए। कार्बन कम हो गया क्या इसमें? 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक तो है? CH, कार्बन कैनोट बी पेंटावलेंट। ओके, तो ए का सी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? वेरी गुड, पोजिशनल। क्या रहेगा? क्योंकि इसका नाम क्या है? 1 2 3 1 3 पेंटाडाइन, 1 3, बट इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 पेंटाडाइन। तो ए का सी के साथ रिलेशन रहेगा पोजिशनल का, बट ए का डी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? अगेन फंक्शनल।
और बी का सी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? फंक्शनल। और सी का डी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? बोलिए फंक्शनल। क्या प्रॉब्लम है? फंक्शनल ना। अब बी का डी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? पोजिशनल। बोथ आर अल्काइन, बोथ आर अल्काइन, तो ये हो जाएगा पोजिशनल। करेक्ट है ना एवरीवन? ठीक है, ऐसे घुमा के नहीं पूछा जाएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए ऐसे ले लिया। ठीक है, तो एटलीस्ट आप फंक्शनल आइसोमर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इतना आसान सा डिफिनेशन है। कोई भी दो आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक मिनट, आपको लगता है कि फंक्शनल अगर होगा तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा? फंक्शनल रहेगा तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो फंक्शनल होने का मतलब यह स्ट्रक्चरल है। करेक्ट? फंक्शनल होने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चरल। अब लिखिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म those structural isomer which have same functional group, which has same functional group but differ in a structure of, which has same functional group, same functional group को अंडरलाइन कीजिए, which has same functional group but differ in a structure of, but differ in a structure of alkyl group on both side of that functional group, but differ in a structure of alkyl group on both side of that functional group. both side को अंडरलाइन कीजिए और डिफिनेशन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब बताइए तो यहाँ से कोई कंक्लूजन, इस डिफिनेशन में कुछ प्रकाश डालिए। क्या सीखे? इसका मतलब है कि सर इस आइसोमेरिज्म को होने के लिए ऐसा फंक्शनल ग्रुप चाहिए जिसके दोनों तरफ अल्काइल होना पड़ेगा, है ना? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यही बोल रहा है ना कि वैसा फंक्शनल ग्रुप, वन इफ वन आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल ग्रुप, बोथ साइड ऑफ अल्काइल ग्रुप। करेक्ट? इसका मतलब है कि मेटामेरिज्म, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटामेरिज्म का जो रिलेशन है सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिलेगा जिसके दोनों तरफ अल्काइल हो सकता है, दोनों तरफ अल्काइल हो सकता है। करेक्ट है ना? समझ में आ गया? मतलब इसको जो मैंने बोला वो अपने लैंग्वेज में एक आध लाइन मिला लीजिएगा कि एक्चुअली इस डिफरेंस का थीम क्या था, मेन थीम क्या था। अब देखिए इसका फायदा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। OH करेक्ट है, अल्कोहल, ठीक है। इसके अंदर, इस अल्काइल के अंदर ये अनब्रांच या ब्रांच हो सकता है, डजंट मैटर। बट भाई OH के दोनों तरफ क्या, इस अल्कोहल के दोनों तरफ अल्काइल रहेगा? एक तरफ तो H ही तो रहना पड़ेगा। अरे यहाँ पे H नहीं रहेगा तो इसको अल्कोहल बोलेंगे क्या? इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल क्या मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब अल्कोहल डज नॉट शोइंग मेटामेरिज्म। कोई पूछा क्यों? तो डिफरेंशियल में था कि ऐसा फंक्शन जिसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए? अल्काइल वन। तो अल्कोहल नहीं शो करेगा। यहाँ देखिए एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिड। इस एसिड का दोनों तरफ अल्काइल हो सकता है? नहीं, एक ही तरफ अल्काइल रहेगा। करेक्ट? अगर एसिड है तो अल्काइल सिर्फ इसके बाद ही मिलेगा, इसके अंदर ब्रांच अनब्रांच डजंट मैटर, बट पूरा अल्काइल तो एक ही रहेगा। इसका मतलब एसिड भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। करेक्ट है ना? और बोलिए 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री नहीं बोल रहा हूं, कितना डिग्री एमाइन, सॉरी 1 डिग्री एमाइड, 1 डिग्री एमाइड क्या मेटामेरिज्म शो करेगा?
अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पे NH2 होना पड़ेगा, अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पे NH2 होना पड़ेगा। ये भी मेटामेरिज्म 1 डिग्री एमाइड लिख लीजिएगा, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। दिस इज ओनली फॉर व्हाट, एमाइड 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? 1 डिग्री एमाइड के लिए, करेक्ट। और बताइए 1 डिग्री एमाइन क्या मेटामेरिज्म शो करेगा? अगर आपने NH2 लिख दिया तो बाकी तो एक ही R बचा ना, इसका मतलब 1 डिग्री एमाइन भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। और कोई खोजिए जो मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता है, जिसके एक ही तरफ अल्काइल रहता है। भाई एल्डिहाइड मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट है। और खोजिए, पुराना नोमेनक्लेचर तो आप पढ़े हुए हैं। एसिड हैलाइड मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट। इसका और भी हो सकता है, जो भी रहेगा, करेक्ट। इसको ऑल दिस कंपाउंड्स डज नॉट शो मेटाम, लिख लीजिएगा, ऑल दिस कंपाउंड्स डज नॉट शो मेटामेरिज्म, करेक्ट है ना। ये था एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसिड हैलाइड। अब यहां देखें, ईथर मेटामेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? कर सकता है नहीं कर सकता है? सर इसके दोनों तरफ R होना ही पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ईथर कैन शो मेटामेरिज्म। पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, कीटोन मेटामेरिज्म शो कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। एस्टर मेटामेरिज्म शो कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप, इसका इधर भी अल्काइल होता है, इधर भी अल्काइल हो सकता है, करेक्ट। और कोई 2 डिग्री अमाइन मेटामेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? कर सकता है, करेक्ट है ना। तो ये सब दिस कंपाउंड्स कैन शो मेटामेरिज्म, दिस कंपाउंड्स कैन शो, लिखते जाइएगा। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि 3 डिग्री अमाइन नहीं करेगा, मैं बोला कि और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, करेक्ट। अब फिर से मेटामेरिज्म का डिफरेंशियल पढ़िए। बट इस बात का ख्याल रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। यहां देखेंगे स्टूडेंट, इस ईथर के इस तरफ क्या था, पढ़ी तो, इथाइल, इधर भी क्या था भाई। तो सिर्फ मेटामर्स होने के लिए उस फंक्शनल ग्रुप के ओनली वन साइड का अल्काइल का चेंज होना पड़ेगा या दोनों साइड का? इथाइल से बन गया मिथाइल, इथाइल से क्या बन गया, इथाइल से बन गया प्रोपाइल। तो सिर्फ वन साइड चेंज हो गया, दोनों साइड का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दोनों साइड चेंज होना पड़ेगा, करेक्ट है ना। दिस इज द वजह कि बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट है ना। सबसे पहले तो आप लोग मुझे इसका IUPAC नेम बताइए। ये ऐसे है क्या? कीटोन, इसका बेस नेम क्या था? अल्कानोन, अल्का एक्स अल्कानोन, वेर एक्स द पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप। इसका नाम क्या होगा IUPAC नेम? बोलिए फास्ट, बोलिए 3 पेंटानोन, लिखिए सामने 3 पेंटानोन। इसका भी नाम लिखिए, इसका नाम क्या है? तो लिखिए 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 सामने। अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, इस कीटो ग्रुप का
इस कीटो ग्रुप के इस तरफ क्या है, इथाइल, और इस कीटो ग्रुप के इस तरफ भी क्या है, इथाइल। इस कीटो ग्रुप के इस तरफ क्या हो गया, मिथाइल, और इस तरफ क्या बन गया, प्रोपाइल। तो कीटो ग्रुप का दोनों तरफ जो अल्काइल है उसका स्ट्रक्चर सेम रहा या दोनों तरफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दैट्स वाई ये मेटामर्स का डिफरेंशियल को सर्टिफाई करता है नहीं करता है। इसका मतलब बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच, देखिए बोथ आर मेटामर्स ऑफ। बट मुझे बताएं कि अपार्ट फ्रॉम मेटामर्स ये और भी कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, नाम में छिपा हुआ है, नाम पढ़िए। बोथ आर पेंटानोन, वेरी गुड, बोथ आर पेंटानोन। क्या इसका फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, कीटोन का कीटोन रह गया, बट और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन चेंज हुआ, पेंटानोन पेंटानोन, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन इक्वल टू 5, बट इसका नाम था 3, इसका नाम था 2। तो किससे डिफर कर गया, पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप इन द पैरेंट चेन, पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप इन द पैरेंट चेन। तो बोथ आर ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो इसे दो रिलेशन से रिलेटेड है, एक मेटामर्स और एक पोजिशनल, करेक्ट है ना। चलिए अब आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल बात करते हैं, फिर पढ़ेंगे। उससे आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। नीट के एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठते होंगे, 15 लाख के आसपास बैठते हैं। हाँ, कभी 15 कभी 16 लाख। तो नंबर सुन के तो बहुत डर लग गया, इतना लोग हैं। ओके, 11th 10th से 11th में सब लोग एक साथ सफ़र स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आते थे, देखिए कितने लोग आउट ऑफ रेस हो चुके हैं ऑलरेडी, नहीं समझे। और लास्ट होते होते देखिएगा, यहाँ का नहीं, सिर्फ मैं अपने कैटली से क्लासरूम का बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ मैं अपने बच्चों को थोड़ा क्रिटिसाइज करूँगा? और करेंगे तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा, जैसे फिर से जाग जाएं अगर सो रहे हैं तो। थोड़ा क्रिटिसाइज करने से, हालांकि आज के डेट में तो ज़्यादा जोर से आप डांट भी नहीं सकते बच्चों को। तो एक्चुअल में लास्ट होते होते देखिएगा कि अगर 100 का सैंपल लिया जाए, 15 बच्चे सिर्फ रेस में रहते हैं। उसके बाद 85% बच्चे, अगर 100 का सैंपल लिया जाए, बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। मतलब उस प्रेशर को टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है 15 लाख का 15% निकाल लीजिए, 2 लाख बच्चों के बीच सच में 2 लाख बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन रहता है, ओनली 2 लाख। इसे नंबर देख के मत डरिए। जो उस प्रेशर को टॉलरेट करते हुए चला गया, टफ रहेगा, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। तो ये आप तो पूरे इंडिया में सबका हेक्टिक रहेगा जो तैयारी कर रहा है, जो रियल में तैयारी कर रहा है। ऑब्वियसली हेक्टिक रहना भी चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना है। बिना पढ़े हुए डॉक्टर बन गए, अब पूछा जाएगा कफ सिरप, खांसी का सिरप बनाना है, उसमें OH ग्रुप ज़्यादा रखते हैं, क्यों? है ना, 90% तो कंपाउंड मेडिसिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कहाँ जो सिखा रहे हैं वो सीखे ही नहीं है, और वहाँ पे बेचारे बोलते जा रहे हैं प्रोफेसर। वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, OH ग्रुप ज़्यादा रहता है। अब अल्कोहल ग्लूकोज में पूछा जाएगा कि कितना OH ग्रुप है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पढ़ के जाएंगे तब तो पता चलेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स लाने के लिए तो है ही, सबसे बड़ा चीज़ वही है कि मार्क्स आ जाए, पर जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मेडिसिन जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते रहेंगे, करेक्ट, पला तो फ़ायदा हो जाएगा। या आप लोग को लगता होगा अच्छा यहाँ पे तो सर इंटीग्रेशन का इतना बात करते रहते हैं, बस किसी तरीके से पास कर लें। वहाँ जाएंगे और शुरुआत ही अगर ऐसे होगा, यहाँ तो मैं एक ही बार कर रहा हूँ ना, राइट, यहाँ से शुरुआत होगा तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ देखे हुए तब तो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, अच्छा ठीक है। आप इतना देखते होंगे, जैसे सरायघाट ब्रिज हुआ या हावड़ा ब्रिज हुआ, इतना स्ट्रक्चर देखे होते होंगे, करेक्ट। और हर पॉइंट पे नेट फोर्स 0 रह रहा होगा, नहीं। तो यहाँ पे NLM का अगर फ्लूइड डायग्राम नहीं जान रहे हैं, और वहाँ तो और भी कॉम्प्लिकेटेड फ्लूइड बॉडी डायग्राम रहेगा अगर मैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो भाई यहाँ जो भी सीख रहे हैं कहीं पे यूज में आएगा। मतलब अच्छे क्वालिटी का अगर बनना चाहते हैं इंजीनियर तो
जैसे आप सुनते हो ना कि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, इंजीनियर का मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन, करेक्ट? एक मिथ है, कितना एनआईटी और आईआईटी का इंजीनियर कॉमेडियन है? कितना कॉमेडियन है ये बताइए? आईआईटी के, हाँ आईआईटी से पास आउट कोई शौकिया तौर पे नहीं जॉब कर रहा, वो अलग बात है, राइट? ये बता नहीं मैं भाई जॉब नहीं करूँगा, मैं संत महात्मा बन गया, हरिद्वार चला गया, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस हो गया, वो दिन दुनिया से मतलब मोक्ष का प्राप्ति हो गया, वो अलग बात है, मैटर है। बट जो आईआईटी से निकलेगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा, लगता है उसको जॉब नहीं लगेगा। अब दूसरा प्राइवेट कॉलेज से निकलते होंगे, नहीं इवन कि प्राइवेट में भी जो पढ़ के अगर क्वालिटी है, नॉलेज अगर है, इनिशियल में उसको जॉब लेने में दिक्कत हो सकता है, बट एक बार जॉब लगा तो शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कहाँ पे जाके कैसा क्वालिटी मेंटेन किए हुए हैं, इसलिए वो सब सिर्फ ठीक है। अब उसमें हर जगह पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम है, हर जगह पे अच्छे खराब लोग होते हैं, 100% है तो उसमें 1% खराब रहेगा भी, बट 99% तो अच्छा रहेगा। वहाँ तो प्लेसमेंट तो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। जॉब वहाँ पे लगना आईआईटी के अंदर जस्ट ए रूटीन वर्क से होता है ना, आप क्लास कर रहे हैं एटलीस्ट का, वैसे ही प्रॉपर एक मतलब एक सेक्शन ही रहता है प्लेस, जिसका नाम है वहाँ पे प्लेसमेंट सेल। नाम ही क्या है उसका? काम ही है जॉब लगवाना। और वहाँ पे कंपनी खुद ही कांटेक्ट करती है, कंपनी तो हायर करेगा ना इंडिया में जो भी आया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, जितना भी आप जानते हैं, या HAL चाहे HCL व्हाटएवर, जितना भी कंपनी है, 200 कंपनी विजिट करती है, 1-2 कंपनी नहीं, एक बच्चे को 2-2 जॉब लग जाता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं आईटी में तो आप भगवान ही हैं। CS अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए वो सब चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, अच्छे जगह पर सिर्फ पहुँचे, बट उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आ गया ना? कितने लाख बच्चे जो अपेयर होते हैं? 16 लाख। रेस कितने कुछ में है? तो बस 2 लाख के बीच में, तो उस रेस में बनाए रहना है। और वो रेस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन आइए, लाइव, इसलिए मैं देखा था अटेंडेंस, लाइव तो रहिए। लाइव रहने में तो कोई कोरोना नहीं है। एक्चुअली इसी मैटर पे डिस्कशन करना है पेरेंट्स के साथ कि जब क्लास का रूटीन रहता है तो बच्चों को कम से कम, ठीक है आप नहीं बैठ के पढ़ाइए, बट एटलीस्ट एक बार रूम में जाके देखिए बच्चे ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आके मिलिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है मुझसे मिलेंगे तब तो उसका सोल्यूशन है, मिलेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए प्रॉपर रिजल्ट तीनों के कोऑपरेशन से होगा। टीचर, सबसे बड़ा काम तो स्टूडेंट को करना है, बेचारे को पढ़ना है, और उसके बाद टीचर, और उसके बाद पेरेंट्स, और पेरेंट की तरफ से केयर भी और मोटिवेशन भी। सिर्फ निगेटिव माहौल नहीं, तुम्हारा क्या होगा, बस पढ़ते ही नहीं हो, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, नहीं बेटा पढ़ लो, अच्छा लाइफ बनेगा, देखो मैं तो कितना कष्ट कर रहा हूँ, तुम पढ़ोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। छोटा छोटा बात से मोटिवेशन आ जाएगा, और नहीं तो फिर एडिडास का शूज कहाँ से आएगा। तो ये सब बोलने से थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। चलिए ये दोनों आपस में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये दोनों आपस में मेटामर्स है या नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन, अगर मेटामर्स है तो क्यों है? और तीसरा क्वेश्चन, अगर मेटामर्स नहीं है तो फिर क्या है? अरे समझ में नहीं आया? पहला क्वेश्चन है कि आपस में मेटामर्स है या नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है तो कैसे है, और तीसरा क्वेश्चन है अगर नहीं है तो आपस में फिर क्या है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, राइट? सोचना पड़ेगा, लिखिए तो पहले सही। तो आप जो भी सोच रहे हैं उसका आंसर कॉपी पे लिखिए, सही रहेगा तो टिक लगाइएगा, गलत रहेगा तो बड़ा सा क्रॉस लगाइएगा।
वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, ये मेटामर्स नहीं है, क्योंकि मेटामर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ का अल्काइल का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। इस तरफ का तो चेंज हुआ, क्योंकि प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल बन गया, प्रोपाइल से ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है भाई। और नहीं ट्रस्ट है तो इसका नाम लिख के देख लीजिए, इसका नाम और इसका नाम सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। आईपीसीएम सिखाए तो हैं। इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। एक कॉमन नेम बोल दिया। आईपीसीएम लिखिएगा तो 1 2 3 ओनली प्रोपाइल, इसमें 1 2 नाम क्या रहेगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। तो क्या दोनों का आइपोक नेम सेम है? इसका मतलब ए अल्काइल और ए अल्काइल दोनों डिफरेंट अल्काइल है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इवन 3 कार्बन रहते हुए भी, बट एक तरफ ही चेंज हुआ, वन साइड में ही इधर का चेंज हुआ, दूसरी साइड में चेंज हुआ है। इस वजह से ये मेटामर्स नहीं होगा। करेक्ट है ना? इसलिए एम्फेसाइज किया गया था कि फंक्शनल ग्रुप का जो दोनों तरफ अल्काइल रहेगा उसके एक तरफ का ही अल्काइल का चेंज होना है या दोनों तरफ? दोनों तरफ, मतलब बोथ आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आ गया सबको? अब मेटामर्स तो नहीं है तो फिर आपस में क्या है वो डिसाइड करना है। और जो भी आप सोचते हो लिखिए, सही रहेगा तो इसका आंसर वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिनको आईयूपीएसी नेम लिखने आता है। तो दोनों का नाम लिखिए। ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे? बात मत कीजिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ईथर का नॉमेनक्लेचर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं इसका नाम था अल्कोक्सी अल्केन। क्या नाम था? और बताया था कि जिस तरफ कार्बन ज़्यादा रहेगा, लेट अस सपोज R2 ग्रेटर देन R1 नंबर ऑफ कार्बन एटम, करेक्ट? तो जिस तरफ कार्बन ज़्यादा रहेगा उसको क्या मान लेंगे? और इस तरफ वाला को एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन क्या मान लेंगे? याद आ गया? यही रूल लिखवाया था, करेक्ट? तो इसमें किस तरफ कार्बन ज़्यादा है? तो इसको मान लेंगे पेरेंट, इसको क्या मान लेंगे एवरीवन? सब्स्टिट्यूएंट। इसका बेस नेम क्या है? अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो इसका जब इस सब्स्टिट्यूएंट पे हम लोग क्या लगाएंगे? RFD। ये मेरा है पेरेंट चेन, ये क्या है? तो इसमें नंबरिंग अगर इस तरफ से करते हैं, और किसका? इसका हम लोग पोजीशन देख रहे हैं, नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो 1 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, और नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो कितना पे आएगा? 1 2 3 पे आएगा। किसको सिलेक्ट करेंगे भाई? इसका नाम फिर क्या रहेगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, करेक्ट? इसमें पेरेंट चेन किधर रहेगा? ये रहेगा मेरा पेरेंट चेन, करेक्ट है ना? और इस ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से। अल्केन में नंबरिंग कहाँ से करते हैं? टर्मिनल कार्बन से ना, बीच से करते हैं या टर्मिनल कार्बन से? भाई ये मान लेते हैं ये मेरा अल्केन है और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द पेरेंट चेन एंड फॉर नंबरिंग अप्लाई RFD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, बट नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? बीच का कार्बन या टर्मिनल कार्बन? टर्मिनल कार्बन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो 2 पे आएगा, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो अब नाम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी यस प्रोपेन, करेक्ट है? इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन? 3 प्रोपेन। इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? क्या है? प्रोपेन। बट दोनों डिफर किस वजह से कर रहा है? 1 2 पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी, करेक्ट? दैट्स व्हाई बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इज इट चेन या पोजीशन आइसोमर? सारा कमाल किसका? आईयूपीएसी नेम लिखने का, करेक्ट है ना? तो नॉमेनक्लेचर पे पकड़ बनना पड़ेगा स्ट्रक्चरल पे पकड़ बनने के लिए, करेक्ट है? सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन?
एवरीवन, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, नहीं आया तो दोबारा बोलेंगे, सेम बात। समझ में आ गया है? तो लिखिए बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमर। CH3 बोलिए, ए मेटामर्स होगा या नहीं होगा? फंक्शनल होगा या नहीं होगा? बोथ आर 2 डिग्री अमाइन, बोथ आर 2 डिग्री, तो फंक्शनल कैसे होगा? फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहा ना। मेटामर्स होगा? नहीं होगा। तब क्या होगा? नाम लिखिए। तो सर ये तो डिटो उसके जैसा ही लग रहा है, राइट? बट फिर भी नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें 90% भूल गए होंगे कि 2 डिग्री अमाइन का नॉमेनक्लेचर क्या था। इसका नाम ऐसे था, एन अल्काइल अल्केनामाइन, एन अल्काइल अल्केनामाइन। ये मेरा क्या रहेगा स्टूडेंट? पेरेंट चेन। तो इसका मैं नाम लिख रहा हूं, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। एन मिथाइल, ये इस पार्ट इसका नाम हो गया, इसका पोजीशन क्या है? नाइट्रोजन। और फिर NH पे हम लोग R रिपीट लगाते थे। मेन पेरेंट चेन पे किस पे R रिपीट लगाते थे? NH पे। तो NH पे नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से करेंगे तो 3 पे आएगा, और इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3, तो नाम रहेगा 1 प्रोपेनामाइन। करेक्ट है ना? इसका नाम, अब इसका पेरेंट चेन है, करेक्ट? 1 2 3। अब इसका रूल नहीं बताऊंगा कि 2 डिग्री अमाइन का क्या रूल था, वो नंबर में जाकर देख लीजिएगा। नाम क्या रहेगा? एन मिथाइल, आगे बोलिए, 2 प्रोपेनामाइन। तो प्रोपेनामाइन मतलब पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, डिफर किससे कर रहा है? NH के पोजीशन से। किसका? NH का पोजीशन से। तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? पोजिशनल। यहां तक समझ में आ गया है? ओके। सेम बेंजीन पे अगर 2 मिथाइल है, उसका स्पेशल नाम क्या दिया गया था? जाइलिन। इसका नाम क्या है? ऑर्थोजाइलिन। इसका नाम क्या है? मेटाजाइलिन, मेटा पोजिशन। और इसका नाम क्या है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे, राइट? इसका नाम क्या रहेगा? तो ऑल दिस 3 आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? पोजिशनल। किससे डिफर कर रहा है? पोजिशन से ना। सबका नाम तो लास्ट में जाइलिन है, लेकिन ऑल दिस 3 आर द एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमर। नहीं स्टूडेंट, ये बीच में क्या है वो आज से 1 महीना के बाद पता चलेगा। बीच में है रिंग, चक्रव्यूह, पाइक क्लाउड का, एरोमेटिक सिस्टम का। ऑल जो रिंग दिखाते हैं वो एक्चुअली पाइक क्लाउड है। तो 1 महीना के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिंग क्या है, बट ये ऑक्सीजन नहीं है। चलिए आप तो कम से कम इतना ही पूछे ना। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे पूछते हैं, सर ये जीरो का क्या काम है? तो ये तो नहीं पूछे जीरो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
चैप्टर सेकंड में जाइए। चैप्टर सेकंड का हेडिंग है आइसोमेरिज्म। चैप्टर सेकंड का हेडिंग है आइसोमेरिज्म। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से, बात मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 61 लिखिए। कहां से कहां तक? चैप्टर सेकंड, इसमें आइसोमेरिज्म का 480 प्रॉब्लम है, तो तोड़ के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 61 तक, 1 to 61। इस 1 to 61 में लिखते जाइएगा। प्लीज बात मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 9, ये 3 नहीं करना है, अब बाकी सब करना है। 1 to 61 में ये 3 को अभी छोड़ दीजिएगा, और बाद में ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। अब बाकी 1 to 61 यस 11 भी, 9, 10, 11, 12, 9 से लेकर 12 तक नहीं बनाना है। अब बाकी 1 to 61 में सब बनाना है, ठीक है। और इसको अभी कर लीजिएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में कुछ और भी आ जाएगा, ठीक है। अब लिखिए, प्लीज बात मत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आज के क्लास के बाद आइसोमेरिज्म स्टॉप। फिर यहाँ से आगे का आइसोमेरिज्म समझने के लिए आपको बाकी कुछ ऑर्गेनिक का जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। करेक्ट है ना? तो ये सर स्कूल के एग्जाम में आपका टॉटोमिज्म भी आ सकता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़ा आ सकता है, और थोड़ा ऑप्टिकल भी बोल देंगे। तो जितना आ सकता है वो आइसोमेरिज्म फॉर स्कूल एग्जाम यहाँ से फॉलो कर लेना है। ये हो गया रेगुलर क्लास। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्कूल के एग्जाम के लिए आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी लिखिए टॉटोमेरिज्म। और एक मिनट, जितना मैंने डिफिनेशन में चेन पोजिशनल आइसोमर और मेटामर्स में हार्डली कितना आवर लगा होगा? 1 आवर, क्योंकि पहले हम लोग स्ट्रक्चर पूरा जान चुके हैं, करेक्ट। और अकेले टॉटोमेरिज्म में लगेगा कम से कम तो 6 to 7 आवर टॉटोमेरिज्म में, क्योंकि टॉटोमेरिज्म का खासियत है कि टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म तो है ही, बट वो आइसोमेरिज्म कम है और रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब उसको डेप्थ में पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको जो एग्जाम में आएगा 11th का फाइनल एग्जाम में, वो बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन आएगा। तो पहले टॉटोमेरिज्म लिखिए। हालांकि मेरा स्कूल के एग्जाम में टॉटोमेरिज्म से ही पढ़ाया रहेगा, ठीक है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा रेगुलर क्लास ही चल रहा है, आज इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देंगे। नेक्स्ट जब आइसोमेरिज्म होगा तो यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। रेगुलर क्लास के लिए मुझे याद रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कौन सा बैच में कहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, कहाँ तक पढ़ाया हूँ, सब याद रहता है। इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, when two structural isomer can exist in a state of equilibrium, then they are called
tautomers, then they are called tautomers, and this event is called tautomerism, and this event is called tautomerism. एक और पॉइंट लिखिएगा, सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल मतलब खुद से जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो, राइट, सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर are called tautomers, are called tautomers. अब यहाँ दोनों पॉइंट में सबसे मार्केबल पॉइंट है स्ट्रक्चरल आइसोमर को अंडरलाइन करना। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए में, करेक्ट। मतलब ए रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है। बोलिए, तो यहाँ पे कोई 100% खत्म होगा नहीं होगा। तो इसे हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, करेक्ट। पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है इस पर। तो लेकिन ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होना पड़ेगा, मतलब ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो, साथ में स्ट्रक्चरल का रिलेशन होना पड़ेगा, किसका, तभी उसको टॉटोमर्स बोल सकते हैं, अदरवाइज टॉटोमर्स नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट है ना। तो ये दोनों आपस, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होना पड़ेगा, इफ बोथ आर स्ट्रक्चरल, उसके पीछे का कुछ वजह है, इफ बोथ आर स्ट्रक्चरल देन बोथ आर टॉटोमर्स, करेक्ट। करेक्ट है ना। अभी आपको ये नहीं पूछना है सर क्यों होता है कैसे होता है, अभी मेरे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। बाद मैथमेटिक्स आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बोले क्या है, बोले कीटोन। ये क्या है, कीटोन। यहां देखेंगे एवरीवन, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका किसका, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला जाए, अभी आपको ये नहीं सोचना क्यों जाएगा, बाद में सब पढ़ेंगे, ठीक है। रेजोनेंस के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला जाए तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड, ये 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। बट सर इस कार्बन के बीच में सिग्मा तो पहले से है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे बनाएगा क्या, पाई बनाएगा। सिग्मा पहले से है, अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। लॉस किसको हुआ, कार्बन को या हाइड्रोजन को, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस 2 में से एक ही इसका था। तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर गया है ना। बट ये ब्रेकेज होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ या हेट्रोलिटिक, तो सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि कोई 2 एटम है, ए और ए, करेक्ट, और दोनों एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, और दोनों का इक्वल शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। अगर दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेता है इक्वली, तो क्या बोलेंगे, होमोलिटिक ब्रेकेज। क्या बोलेंगे, और मान लेते हैं कि यहां पे ऐसा हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बट दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेकर चला गया, तब इसको ब्रेकेज को क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक। तो आज का होमोलिटिक, और सुनते रहिएगा भाई ध्यान से, कहीं पे भी कोई टर्म यूज कर रहे हैं तो कहीं पे आने वाला है, राइट, और बहुत बार आएगा। और क्लास करते रहेगा तो इंटरेस्ट धीरे धीरे आएगा, अचानक से इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट अचानक से नहीं आता है, धीरे 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 धीरे। क्योंकि लेट से ज्वाइन करने में थोड़ा होता है फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा नहीं बहुत होता है, नहीं
बैठे हुए समझ में नहीं आ रहा है, सोचे तो 2 आवर काटना है, 2 आवर बैठना है क्लास में, समझ में नहीं आ रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन को भी झेलिए, धीरे धीरे करके उसी फ्रस्ट्रेशन से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें किसको लॉस किसको प्रॉफिट, बी को प्रॉफिट हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन का, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ब्रेक होने के बाद नहीं लेता अक्सर ऐसा दिखेगा A प्लस एंड B माइनस, है ना, A प्लस एन। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एरो, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ एरो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो बट सर यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनते ही दिस कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट, है ना, और क्या कार्बन पेंटावेलेंट होगा, तो ये पेंटावेलेंट को बचाने के लिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरा बॉन्ड उठकर, करेक्ट। तो यहाँ से इस एरो से इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का, इस एरो से इस कार्बन को प्रॉफिट, तो इस एरो से 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, बिना इलेक्ट्रॉन दिए हुए बॉन्ड बना लिया, राइट। इस एरो से इस कार्बन को क्या हुआ, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट। आप समझे नहीं समझे, फिर से एक बार, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड किसके बीच बना, इस कार्बन के बीच में, बट इस एक कार्बन क्या यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन खर्च किया नहीं किया, तो उसको प्रॉफिट हुआ ना। बट यहाँ से जो इस एरो से इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, तो कहीं से 1 रुपया आ रहा है, फिर 1 रुपया जा रहा है, तो पहले जितना आपके पास था उतना ही रह गया। इसका मतलब है कि इस कार्बन को ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही, और किसी एटम को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, इसका मतलब पहले से न्यूट्रल, तो अभी भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। बट ऑक्सीजन को क्या हुआ, फायदा, कितने इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, O माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, O माइनस, करेक्ट। और यहाँ से ये क्या बन के गया है, H प्लस, ये H प्लस उठकर यहाँ आ जाएगा, H प्लस उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, O माइनस और H प्लस बिकम्स व्हाट, OH, O माइनस और H प्लस बिकम्स व्हाट, OH, करेक्ट है। तो एक्चुअल में कीटोन में एक इवेंट होता है जो इस तरीके से होता है कि यहाँ का, 1 मिनट, यहाँ का हाइड्रोजन ये बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट होता है, और इस तरीके से ऐसे बनता है और ऐसे हो जाता है, करेक्ट। तो ये क्या था भाई, कीटोन, और ये क्या बन गया, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, अल्कीन भी है और इन भी है और ऑल भी है, तो उसको मिलाकर क्या बोलते हैं, इनॉल, करेक्ट। तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अरे वापस यहाँ से यहाँ भी आता है, समझे, ऐसे ही। तो फिर से इनॉल से क्या बन जाएगा, कीटोन, और कीटोन और इनॉल के बीच में क्या मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम, क्या मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम, करेक्ट। और ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल है या नहीं है वो देख लीजिए, कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, बिल्कुल है, यहाँ पे H था क्या, यहाँ पे H है, राइट। तो दोनों का आपस में कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, और ऐसा कोई भी 2 स्ट्रक्चर जिसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस है वो आपस में क्या होगा, स्ट्रक्चरल। तो वैसा 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है उसको बोलते हैं टॉटोमर्स, क्या बोलते हैं, और इवेंट को क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म, करेक्ट। इसका मतलब इस इवेंट को क्या बोलेंगे, कीट, 1 मिनट, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही पढ़िएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्या पढ़ेंगे, कीटो, यही है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोन जब इनॉल में कन्वर्ट होता है, इनॉल जब कीटोन में, और आपस में क्या मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम, करेक्ट है। बट आपके स्कूल के एग्जाम में बहुत बेसिक पूछा जाएगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का, क्योंकि ऐसे तो बहुत डेप्थ है इसमें, जो कि रेगुलर क्लास ही है, पर जब यहाँ के बाद जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको पूछा जाएगा। बट आपको फाइनल एग्जाम में जितना मैं बोलता हूँ उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम वाला वीडियो देख लीजिएगा, करेक्ट। यहाँ देखें एवरीवन, अब यहाँ देखिए, 1 मिनट, अगर आपसे कोई बोलेगा कि कीटोन में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया,
भाई इस कार्बन के पास अगर H नहीं रहता, इस कार्बन के पास H नहीं होता तो क्या OH बनता? और ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप, क्या है? करेक्ट। और एक कौन सा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? इसका मतलब है कि कीटोन में अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना पड़ेगा। क्या होने के लिए? कीटोइनॉल टॉटोमिज्म होने के लिए। अगर यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता, तो क्या ये कीटोइनॉल टॉटोमिज्म का इवेंट हो पाता? इसका तो व्हाट द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द इवेंट ऑफ कीटोइनॉल टॉटोमिज्म इन केस ऑफ कीटोन या इन कीटोन? व्हाट द मिनिमम क्राइटेरिया? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट ऑन विच पोजिशन? ऑन अल्फा कार्बन ऑफ कीटोन। करेक्ट है ना? समझ में आ गया है? और एक मिनट मैं लिखवा दूंगा। वैसा कोई भी हाइड्रोजन जो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, जो टॉटोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको आज के बाद एक नया नाम देंगे, टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम। बोलिए तो क्या बोलेंगे? टॉटोमिज्म से लगाते हैं ना एडजेक्टिव कुछ ऐसे, टॉटोमेराइजेबल, हाइपर कंजुगेबल, इनोलाइजेबल, तो ये क्या कहलाएगा? टॉटोमेराइजेबल। लिखिए पॉइंट। इन केस ऑफ कीटोन, in case of ketone, in case of ketone for ketoenol tautomerism, in case of ketone for ketoenol tautomerism, at least 1 hydrogen atom should be present. At least 1 hydrogen atom should be present. कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? जस्ट बगल वाले कार्बन, बगल के बगल वाले पे या बगल वाले पे? बगल वाले पे। एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। करेक्ट है ना? अब एक और पॉइंट लिखिए। एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। दोज हाइड्रोजन एटम which are responsible for tautomerism, those hydrogen atom which are responsible for tautomerism are called tautomerizable hydrogen atom, are called लिख पाएंगे ना आप लोग? टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम। बात मत कीजिए, बाकी सारा काम कर सकते हैं। यहां देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें टॉटोमिज्म होगा ही नहीं होगा? होने तो बस एक ही चाहिए था ना। यहाँ पे कितना, हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल? 6 ना भाई, 3 है या 6 है? यही नीट का क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल काउंट कर पाएंगे? टोटल टॉटोमेराइजेबल, इसमें कितना है? 6। यहाँ पे टॉटोमिज्म होगा या नहीं होगा? बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हैं। ये भी कीटोन है, करेक्ट? तो यहाँ पे टॉटोमिज्म होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल? करेक्ट आंसर इज 5। ऐसे भाई आपको छुपा कर दिया गया ना इस चीज को, राइट? कैसे काम चलेगा? किसी को मिस्टेक कराना रहे, मतलब क्वेश्चन मुझे पूछना है, मतलब आप कितना अलर्ट हैं? कुछ भी अलर्ट नहीं है, सबको मैं बोल रहा हूँ। आप अपने में पंत ले लीजिएगा।
CH3CH2, ये अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन भाई ये है और ये है, राइट। तो हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? 2 यहाँ का और 3 यहाँ का। तो करेक्ट आंसर 4 रहेगा, 8 रहेगा या 5 रहेगा? 5 रहेगा, करेक्ट है ना? ये 5 था, इट इज नॉट डबल बॉन्ड। ओह, मैं 5 ऐसे लिखता हूँ भाई। अच्छा, आप लोग इससे कंफ्यूज हो गए थे। तो C2H5 होते हुए डबल बॉन्ड रहेगा क्या? लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरा मिस्टेक है, लेकिन ये मेरा 5 लिखने का तरीका है। 5 इज दिस वन, ओके। CH3CH3, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? पहले बात कि टॉटोमिज्म होगा या नहीं होगा, ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, ये सोच कर पढ़ लीजिए। टॉटोमरिज्म होगा या नहीं होगा? होगा। हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? लिखिए, टॉटोमरिज्म होगा या नहीं होगा? क्या समस्या है भाई? बिल्कुल होगा। कि पहले बात, कीटोन है या नहीं है? सर है। और इस कार्बन कौन सा कार्बन? और आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए था? यहाँ तो 4 है, तो नहीं होगा? होगा। लिख लीजिए, टोटल टॉटोमराइजेबल कितना? यहाँ पे टॉटोमिज्म होगा या नहीं होगा? आप लोग कॉन्फिडेंस में बात कीजिए ना, ऐसा लग रहा है डर के आंसर दे रहे हैं। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट यहाँ तो एक बचा हुआ है, तो होने के लिए कितना चाहिए था मिनिमम? होगा। हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? चलिए, यहाँ पे होगा या नहीं होगा? सर अल्फा कार्बन तो है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे टॉटोमिज्म नहीं होगा। करेक्ट है ना? सही है। तो 99% चांस है कि आपके 11th के फाइनल एग्जाम में कीटो इनॉल टॉटोमिज्म पूछा जाएगा। मैं सिर्फ ये नहीं बोला, मैंने यहाँ पे ये नहीं डिक्लेयर किया कि सिर्फ कीटोन में ही टॉटोमिज्म होता है, और दूसरे कंपाउंड में भी टॉटोमिज्म होता है, वो सब रेगुलर क्लास में। तो यहाँ एक आपको थोड़ा सा मोमेंटम मैं दे दिया हूँ। अच्छा, 2 मिनट और सुन लीजिए, 1 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉटोमिज्म होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी यहाँ देखिएगा देवाशीष, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन? 5। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल? 2 टाइप। टोटल टॉटोमराइजेबल कितना है? 5। बट ए हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला? टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोला, जितना टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन है उसमें कितना टाइप का है। तो ये तीनों सेम टाइप का, ये दोनों सेम टाइप का, बट ए टॉटोमराइजेबल और ए टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का? डिफरेंट टाइप का। करे 1 मिनट रुकना है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि सेम टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस सेम टॉटोमर्स। तो इसका उल्टा क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस डिफरेंट टॉटोमर्स। और फिर भी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ तो क्या करना है? IUPAC नेम लिखिए, आंसर मिल जाएगा। तो एक बार चेक कर लें। यहाँ देखिए, अगर इस यहाँ से जाते हैं और इनॉल बनाते हैं, टॉटोमराइज करते हैं, क्या मिलेगा स्टूडेंट? CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 CH3। और अगर इस, ये भी तो टॉटोमराइज कर सकता है, इसे अगर टॉटोमराइज करते हैं तब क्या मिलेगा? देखते हैं टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है। कमाल का चीज़ है नहीं? ए मिलेगा। इसका नाम सर 1 2 3 4, इसका नाम 1 2, नाम क्या होगा स्टूडेंट?
2 ब्यूटीन नहीं, 1 ब्यूटीन 2 ऑल, सही मैंने नाम लिखा। इसका नाम क्या होगा? 2 ब्यूटीन 2 ऑल। सेम इनॉल या डिफरेंट इनॉल? डिफरेंट। ट्रस्ट तो हो गया। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस डिफरेंट टॉटोमर्स, करेक्ट। अ सेम टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस सेम टॉटोमर्स, करेक्ट है ना? यहां तक याद रहेगा? चलिए लिख लीजिए एक लाइन। यहां तक जितना भी बातें कर रहे हैं, ए टॉटोमिज्म का सिर्फ 2% पढ़ा रहा हूं। जो मैंने बोल रहा हूं इतना, वो सिर्फ पूरा टॉटोमिज्म का कितना परसेंट? 2% है। सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वही आपके 11th के एग्जाम के लिए काफी हो जाएगा। एक पॉइंट बनाइए, सेम टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम, इसको 1 स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। सेम टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस सेम टॉटोमर्स। सेम टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस सेम टॉटोमर्स एंड डिफरेंट टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम and different tautomerizable hydrogen atom produce different tautomers. तो स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म का क्लास मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। 1 to 61 डिकेशन का सॉल्व कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में, करेक्ट। क्लास 12 मतलब जहाँ तक आपको इतना से काम अभी चल जाएगा, इसके बाद आप अभी समझ ही नहीं पाएंगे। मैं स्टार्ट कर भी सकता हूँ बट इसके बाद समझने के लिए आपको रेजोनेंस वगैरह कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, और जो लोग जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए बोल देता हूँ। जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं तो यहाँ के बाद मैं एक आइसोमेरिज्म का प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूँगा जिसमें लिखा रहेगा आइसोमेरिज्म फॉर स्कूल एग्जाम। उसमें यहाँ के बाद ही पढ़ाया हुआ रहेगा टॉटोमेरिज्म से, तो बट उसमें सारा इंट्रोडक्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी दिया रहेगा और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का भी रहेगा। वो आपके यहाँ अभी तक का क्लास और वो दोनों मिला लीजिएगा तो आइसोमेरिज्म के लिए आपको फाइनल एग्जाम के लिए मच मोर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आइसोमेरिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, करेक्ट है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं शायद हाइब्रिडाइजेशन को ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे अभी जो भी हाइब्रिडेशन स्टार्ट किया हूँ, मंडे को हाइब्रिडेशन पढ़ा रहा है ना, तो उसी को मैं फास्टली कवर करूँगा ऑर्गेनिक रेजोनेंस स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।